नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं पाठ 38, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पुरुष कुंडली भाग 5 की। विवाह संस्कार प्रकरण के अंतर्गत आज हम ये जानेंगे कि विवाह का समय हम कैसे ज्ञात करें, किस समय किस जातक का विवाह होगा, कब विवाह होने के योग बनेंगे। इसको जानने के कुछ महत्वपूर्ण और विशेष सूत्र मैं आपके बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो हम कैसे जाने कि किस समय किसी जातक का विवाह होगा, तो ये आज की इस वीडियो में हम जान पाएंगे विशेष सूत्रों के साथ में। ऐसे सूत्र जो आपको, अगर आप उन सूत्रों का उपयोग करोगे तो आपको उस निश्चित समय का पता चल जाएगा जो कि आपके विवाह का समय है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रकरण को। विवाह प्रकरण के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं कि प्रत्येक जातक के मन में, प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा होती है, जो भी अविवाहित हैं उन सभी के मन में ये जिज्ञासा होती है कि उनके विवाह का समय कब होगा, या उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनके मन में विचार होता है कि उनके बालक का विवाह कब होगा। तो ये कैसे आप जान पाओगे, इसके लिए कुछ विशेष सूत्र हैं जिनको आज हम यहां पर प्रयोग करेंगे और आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आप भी अपनी अपनी जन्म कुंडलियों को खोल कर सामने रख लीजिए, अपनी रख लीजिए, अपने जो परिजन हैं उनकी रख सकते हैं, ताकि आपको ये अभ्यास हो जाए और आप समझ सकें कौन सा सूत्र आपकी कुंडली पर सटीक होता है। उस सूत्र को नोट कर आप रख लीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी कुंडली पर कौन सा सूत्र सही बैठा, या जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके सही बैठेगा। पहले आप अपनी कुंडली देखिए, अपने परिजनों की जिनके विवाह हो चुके हैं उनकी कुंडली देखिए, और देखिए कि जो मैं सूत्र आज बताने जा रहा हूं वह कौन से सूत्र, किसकी कुंडली पर कौन सा सूत्र काम आया। तो चलिए शुरू करते हैं इन सूत्रों को। सबसे पहले मानकर चलिए किसी व्यक्ति के विवाह की आयु है और वहां पर आप उसके विवाह से संबंधित खोजबीन में लगे हुए हैं, या विवाह की आयु हो चुकी है, और उस समय देश काल परिस्थिति के आधार पर आपको ध्यान में रखना है कि हम जब भी विवाह की बात करते हैं तो लग्नेश और सप्तमेश को देखते हैं। किसको? लग्नेश और सप्तमेश को। लग्न कौन? वह स्वयं। सप्तमेश कौन? उसकी पत्नी। तो यहां पर विशेष सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, नोट करके रखिए। लग्नेश और सप्तमेश जो है, जैसे कि यहां पर मकर लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है, माफ कीजिए, मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल हो जाते हैं और सप्तमेश शुक्र हो जाते हैं। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि जो लग्नेश मंगल हैं, अगर मेष लग्न है, अगर वृषभ लग्न है तो वहां पर शुक्र और मंगल हो गए, और अगर मिथुन है तो वहां पर बुध और गुरु हो गए। तो इसी तरीके से आप देखते चलोगे। तो जो लग्नेश, अब ध्यान दीजिए, जो लग्नेश और सप्तमेश हैं उनको अपनी कुंडली में देखिए वे कितने अंश पर हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं, कितने अंश पर हैं, कितनी कला हैं, कितने विकला हैं, इन सबको नोट कर लीजिए एक तरफ। फिर जो सप्तमेश हैं उनको देखिए कि वो कौन सी राशि में हैं, किस अंश पर हैं, किस कला में हैं, किस विकला में हैं, ये सब नोट कर लीजिए। फिर लग्नेश के जो आपने नोट किया राशि, अंश, कला, विकला, इन सबको, और जो सप्तमेश जिस राशि, अंश, कला, विकला है उनको, दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद में जो योग उनका हो गया, उस योग से जो राशि बनेगी, जो अंश बनेंगे, जो राशि बनेगी, उस राशि को ध्यान दीजिए, जो राशि बनेगी उस राशि में फिर आपको क्या ध्यान देना है कि गोचर में बृहस्पति का। तो बृहस्पति जब भी गोचर में उस राशि में आएंगे जहां पर जो लग्नेश और सप्तमेश के योग से राशि तैयार हुई है, उस राशि में जब
कौन, बृहस्पति आएंगे तब उस व्यक्ति के विवाह का योग बनता है, विवाह होता है। लेकिन जीवन में ऐसे योग, क्योंकि गोचर चलता रहेगा, 12 राशियां हैं तो उनमें बृहस्पति घूमेंगे, लेकिन वही बात आपको याद रखनी है, देश काल और स्थिति के आधार पर क्या समय है, उस जातक का बचपन है या उसका बुढ़ापा है या उसका विवाह हो चुका है या उसका विवाह होने वाला है, उसका जो विवाह की स्थिति है, तो जहां पर स्थिति है वहां पर ही अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वहां योग बनते हैं विवाह के। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बुजुर्ग है और आप उसकी कुंडली में विवाह योग देख रहे हैं, कोई बालक है पालने में झूल रहा है और आप कह रहे हो उसका विवाह का योग है, क्योंकि लग्नेश और सप्तमेश जोड़कर जो राशि बनती है उस राशि से ये व्यक्ति का जो बृहस्पति गोचर में है तो विवाह होगा, लेकिन वो कहां पर, पालने में है। तो ऐसा जो योग है वो कभी बनते थे, बाल विवाह की स्थिति थी, लेकिन अब नहीं, अब देश काल परिस्थिति के आधार पर यह योग जो होगा मान्य नहीं होगा। देखिए जैसे कि मंगल, मैं मानकर चलता हूं कि 2 नंबर की राशि में मंगल बैठे हुए हैं, ठीक है, और जो शुक्र है वो 3 नंबर राशि में बैठे हुए हैं, तो 2 3 5 अर्थात सिंह राशि, 2 और 3 5, मैं अंश को अभी नहीं लूंगा, 2 3 5 अर्थात सिंह राशि। तो सिंह राशि में जब भी, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, सिंह राशि में जब भी, जैसे कि यहां पर आप देखिए, यहां पर हम इस राशि में, अभी अंश को मैं नहीं ले रहा ताकि आपको समझ में नहीं आए, शुक्र यहां पर बैठे, मंगल यहां पर बैठे, लग्नेश, और अब हम इनकी राशियों को जो इनका संपुट है जोड़ देंगे, 3 2 5, पांचवी राशि कौन सी हो जाएगी, ये। जब भी बृहस्पति सिंह में गोचर करेंगे और उस व्यक्ति का विवाह का समय है तो वहां पर उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, विवाह के योग बनेंगे, विवाह की स्थिति बनेगी। चलिए यहां तक आपको ये समझ में आ गया। अब चलते हैं एक और विशेष सूत्र की तरफ। ये दूसरा सूत्र चंद्रमा से संबंधित है। तो चंद्रमा से कैसे संबंधित है कि चंद्रमा जिस राशि में बैठे हो, मानकर चलिए चंद्रमा इस कुंडली में, मेष लग्न की हमने कुंडली ले रखी है, अभी चंद्रमा यहां विराजमान है। चंद्रमा कहां पर, मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान है। अब जहां पर चंद्रमा विराजमान हो उस राशि के कौन, जो चंद्रमा विराजमान मिथुन, तो उस राशि के स्वामी कौन हो गए, बुध हो गए। तो यहां पर बुध को आपको ध्यान में रखना है। बुध के जो राशि, जिस राशि में बैठे हुए हैं, जिस अंश जिस कला पर बैठे हुए हैं, उन सबको नोट कर लीजिए। दूसरा वहां से आपको क्या नोट करना है, अब इसमें जो अष्टमेश है, अष्टमेश जहां बैठे हैं उस अष्टमेश के बैठने के स्थान के आधार पर जो राशि अंश कला विकला है, उनको जो चंद्रमा जहां बैठे हुए हैं वहां के जो स्वामी है उसके अंश, जहां वो स्वामी बैठे हुए हैं उनके अंश कला विकला आदि को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो योग आए वह जो भी राशि बने उस राशि के आधार पर आप क्या कहोगे कि वहां पर जब भी बृहस्पति गोचर करेंगे तो भी विवाह के योग बनेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं एक महत्वपूर्ण सूत्र की तरफ, जो तीसरा सूत्र है। ये सूत्र भी बहुत विशेष है, इस सूत्र को आप देख लीजिए, मैं बता देता हूं। जैसे कि जो लग्न कुंडली को हम देखेंगे तो जो सप्तमेश है, यहां पर सप्तमेश जिस राशि में हो और जिस नवमांश में हो, इन दोनों के जो स्वामी हैं उनमें से आपको ये देखना है कि कौन बलवान है। उसकी जो दशा काल हो, जब भी जो बलवान है उसकी दशा काल हो, उस दशा काल में जब भी बृहस्पति गोचर में आए, और बृहस्पति गोचर में आए और जो सप्तमेश है वह उस राशि के त्रिकोण में स्थित हो, तो विवाह की जो स्थिति है वह संभव होती है। पहले, सबसे पहले इसमें देखिए हमको क्या समझना है, पहले सप्तमेश को जानना होगा। सप्तमेश जैसे कि यहां पर कौन है, शुक्र है, जैसे यहां पर सप्तमेश शुक्र है, तो ये देखना होगा कि शुक्र बैठे कहां है। मानकर चलिए शुक्र यहां पर विराजमान हो गए, सिंह राशि में शुक्र विराजमान हो गए, ठीक है, जिस राशि में बैठे हो। अब उसका स्वामी हमको देखना होगा, तो उसका स्वामी कौन हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। दूसरी बात देखनी होगी कि जो सप्तमेश है वह किस नवांश में बैठा हुआ है, जो सप्तमेश है वह किस नवांश पे। तो मैं यहां पर एक नवांश बना लेता हूं, मानकर चलिए कि इसका उदय वृषभ राशि से हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, ठीक है।
तो अब हमको देखना होगा कि जो सप्तमेश है वह किस नवांश में जाकर बैठ गए। मानकर चलिए ये शुक्र जाकर बैठ गए यहां पर मीन में, तो अब ये देखना होगा कि इसके स्वामी कौन है। ये जो सप्तमेश हैं ये नवमांश में बैठे और इसके स्वामी को देखना होगा, तो यहां बृहस्पति हो गए। अब सूर्य और बृहस्पति, विशेष रूप से ध्यान से सुनिए, सूर्य और बृहस्पति इन दोनों में आपको देखना है कि इन दोनों में से कौन बलवान है, कौन सा ग्रह बलवान है। जो बलवान होगा उसकी दशा में विवाह होने की संभावना बढ़ जाएंगी। जो बलवान है, या तो सूर्य बलवान हो या फिर बृहस्पति बलवान हो, तो इन दोनों में आपको देख लिया। उसके बाद में दोनों ग्रह अगर एक ही हो जाए, मानकर चलिए कि यहां भी शुक्र जो सूर्य में है और वहां भी सूर्य में आ जाए, अर्थात वहां भी सिंह का नवमांश हो, तो फिर तो झंझट खत्म है कि सूर्य को ही आप देखोगे कि सूर्य में की जब दशा, अंतरदशा, महादशा चल रही होगी उस समय पर जो बृहस्पति हैं उनका जो गोचर उसमें होना चाहिए। तो सप्तमेश साथ ही साथ आप वहां से मानकर चलिए कि सूर्य बलवान है, सूर्य बलवान है, तो अब आपको देखना क्या होगा कि सप्तमेश जो है वे जिस राशि में बैठे हुए हैं, तो यहां पर सप्तमेश बैठे हुए हैं, उस राशि से आपको त्रिकोण पड़ जाना होगा 1 2 3 4 5। तो यहां पर गुरु की राशि खुद 5 6 7 8 9 और एक मंगल की राशि हो गई, तो ये त्रिकोण हो गए। अगर यहां पर जो त्रिकोण है, फिर नवमांश में भी आपको ये देख लेना है कि सप्तमेश किस नवमांश में, जैसे यहां पर है सप्तमेश, तो यहां से आपको देख लेना है कि 1 2 3 4 5 ये हो गई चंद्रमा की राशि, 6 7 8 9 ये हो गई मंगल की राशि। तो यहां हमने देख लिया। जब बृहस्पति यहां पर आएंगे तब दशा अंतरदशा का आपको ध्यान में रखना है। तब उस अंतरदशा अगर पड़े, यहां पर दशा के अंदर आए, अंतरदशा, महादशा जो भी है, तो वहां पर विवाह की स्थिति बनती है। बृहस्पति पहुंचे जब इनमें, बृहस्पति कहां पर पहुंच गए, जैसे कि बृहस्पति का गोचर हो गया यहां पर वृश्चिक राशि में, कर्क राशि में, धनु राशि में या फिर मेष राशि में, तो ऐसी स्थिति में जो इनकी दशा होनी चाहिए, ध्यान से सुनिए, इनकी दशा होनी चाहिए सूर्य की, क्योंकि अगर हम सूर्य को बलवान मानते हैं तो वहां पर, और उस दशा में अगर ये यहां पर यहां जो त्रिकोण राशियां हैं सप्तमेश से, तो उन त्रिकोण राशियों में विवाह की संभावना बनती है। जब बृहस्पति गोचर में आएंगे, धनु राशि में गोचर में आएंगे, सूर्य की महादशा चल रही है, धनु में बृहस्पति गोचर में आए तब भी विवाह की स्थिति बनेगी। मेष में आए और सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही है तब भी स्थिति बनेगी। अगर सूर्य बलवान है, अगर गुरु है, तो फिर तो गुरु जहां भी है देखा जाएगा कि गुरु की महादशा है, अंतरदशा है, तो वहां गुरु उसी में आ गए तब स्थिति बनेगी। तो ये आपको सूत्र विशेष रूप से समझ लेना चाहिए। आशा करता हूं ये समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही रोचक सूत्र की तरफ। अगर ये आपको थोड़ा सा कठिन लगा समझने में, तो एक विधि और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शुक्र और चंद्रमा, कुंडली में देखिए शुक्र और चंद्रमा को, इन दोनों में ये निर्णय लीजिए कि दोनों में कौन बलवान है। दोनों में जो भी बलवान है उसकी जब भी महादशा होगी और उस महादशा में जब बृहस्पति का गोचर होगा, जो महादशा हो और जो गोचर वही जो मैंने बताया त्रिकोण राशि में जो गोचर करेंगे, उसकी जहां पर विराजमान है उससे त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे बृहस्पति, तो वह समय भी विवाह का समय बनेगा। तो वहां पर आपको इतना नहीं ग्रह कहां बैठा है, नवमांश में कहां बैठा है और जो लग्न कुंडली में कहां बैठा है, उसके स्वामियों में बलि देखने के स्थान पर बस अंतर क्या होगा, आप ये देखोगे कि चंद्रमा और शुक्र में कौन बलवान है और इनकी महादशा है या नहीं, और महादशा अगर चल रही है इनकी, तो फिर आपको देखना होगा कि ये जहां बैठे हैं वहां से त्रिकोण राशि में, जो भी त्रिकोण राशि अर्थात जहां ये बैठे हैं वहां से 5 और 9 में जो भाव है, उन भाव में जो राशि है, उस राशि में जब भी बृहस्पति का गोचर होगा तब भी विवाह की स्थिति बनेगी। देखिए आसानी से समझ सकते हो आप। जैसे मानकर चलिए मैं मानता हूं कि चंद्रमा बलवान है और चंद्रमा यहां बैठ गए, यहां पर अब चंद्रमा यहां बैठ गए, तो यहां से हमको बृहस्पति का गोचर, अब चंद्रमा की महादशा चल रही है, ठीक है, चंद्रमा की महादशा चल रही है। अब वहां से आपको देखना होगा कि त्रिकोण राशि 1 2 3 4 5, त्रिकोण राशि एक तो हो गई वृश्चिक राशि, यहां पर
6 7 8 9, एक हो गई मीन राशि। तो जब भी बृहस्पति कहां पर गोचर करेंगे, एक तो सबसे पहले कुंडली में ये चेक कीजिए कि महादशा चंद्रमा की होनी चाहिए, महादशा या अंतरदशा, ठीक है। दूसरा, यहां पर ये विशेषकर महादशा में ये स्थिति बनेगी। और दूसरा, अगर ऐसी स्थिति में ये जो कर्क राशि है, क्योंकि ये भी त्रिकोण में शामिल होगी, ये भी त्रिकोण में शामिल होगी, तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, इनमें जब भी बृहस्पति गोचर करेंगे और चंद्रमा की महादशा होगी और बृहस्पति गोचर करेंगे, तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का विवाह संभव होता है। तो जब भी अगर मानकर चलिए किसी का चंद्रमा बलवान है, तो जहां पर वह बैठा हुआ है वहां से त्रिकोण, एक तो जहां बैठा हुआ है वही भाव हो गया त्रिकोण में, 1 1 5 9 ये त्रिकोण बनते हैं। तो जहां बैठा हुआ है 1 5 9, तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां बैठा हुआ वो 4 नंबर की राशि, जहां जो पांचवी बनेगी वो वृश्चिक, और जो 9वीं बनेगी वो कौन सी है, यहां पर मीन राशि। जब भी बृहस्पति गोचर करेंगे, चंद्रमा की महादशा होगी, तब उस व्यक्ति के विवाह के योग बनेंगे। आगे देखते हैं एक और विशेष सूत्र को। एक सूत्र में आपको मंत्रेश्वर महाराज की जो फल दीपिका है उसके आधार पर बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। जब विवाह के योग बनेंगे कब, जब लग्नेश गोचर के अनुसार, ध्यान से सुनिए, महादशा अंतरदशा के अनुसार नहीं, गोचर के अनुसार, सप्तम के जो स्वामी हैं, जब लग्नेश गोचर के अनुसार जो सप्तम में राशि है, ध्यान से सुनिए, जो सप्तम में राशि है, मानकर चलिए यहां पर लग्नेश कौन हुए, मंगल हुए। अब मंगल गोचर में विचरण करते हुए तुला राशि में पहुंच जाते हैं, किसमें चले जाते हैं, तुला राशि में चले जाते हैं, जो 7 नंबर की राशि है, तुला राशि में जाएंगे, तब भी उस व्यक्ति के विवाह के योग बनेंगे। एक स्थिति जब बनेगी कि जब गोचर का शुक्र, अगर गोचर में शुक्र हो, ये तो हो गई लग्नेश से। एक स्थिति कब बनेगी, ये फल दीपिका के आधार पर ही है। एक स्थिति जब बनेगी कि जब गोचर में शुक्र होंगे और या फिर लग्नेश, शुक्र या लग्नेश में से आपको देखना होगा। इन जो लग्नेश है, इनकी राशि, जो सप्तमेश लग्नेश की जो राशि है, या लग्नेश के नवांश से त्रिकोण में जब कौन, शुक्र गोचर में होंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। सूत्र मैं फिर से समझा देता हूं। जैसे कि लग्नेश, या हमको क्या देखना है, शुक्र को देखना है, या देखना है किसको, जो शुक्र है या जो सप्तमेश है, शुक्र या सप्तमेश। तो यहां पर ध्यान दीजिए, शुक्र अथवा सप्तमेश, शुक्र अथवा सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी तो शुक्र, यहां पर देखिए शुक्र हो या सप्तमेश, वो भी शुक्र ही है यहां पर, तो मेष लग्न की कुंडली में। तो यहां पर कहते हैं अगर मानकर चलिए 2 नंबर वृषभ लग्न की कुंडली हो तो यहां पर मंगल आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहां पर शुक्र को देख रहे हैं, शुक्र या सप्तमेश। ये जो लग्नेश की राशि, जहां पर लग्नेश है, लग्नेश की जो राशि है आपको देखनी होगी, उस राशि या लग्नेश का नवमांश देखना होगा। लग्नेश की राशि, जैसे यहां मंगल लग्नेश है, मंगल मानकर चलिए यहां विराजित है, तो यहां से लग्नेश की राशि और 1 2 वहां से त्रिकोण बन गया। अब यहां पर मानकर चलिए सेम यही है और मंगल यहीं विराजित है, तो मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, मेष का नवमांश से स्टार्ट होता है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये स्थिति है, तो यहां पर आपको त्रिकोण देखना होगा। यहां त्रिकोण, जैसे ये त्रिकोण में आसानी से समझाने के लिए, अगर मंगल यहां बैठे होंगे तो आपको यहां से देखना होगा त्रिकोण। इनमें जब भी कौन, शुक्र या सप्तमेश, अब यहां तो दोनों ही कौन है, शुक्र ही हैं, दोनों स्थितियों में शुक्र अथवा सप्तमेश जब भी गोचर करेंगे, किसमें, या तो वह मेष राशि में गोचर करें, या सिंह राशि में गोचर करें, या फिर धनु राशि में गोचर करें, जब भी ये गोचर करेंगे तब उस जातक का विवाह होता है, तो उस जातक के विवाह के योग बनते हैं। आगे देखिए, पिछली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया कि योग में कब न्यूनता रहेगी, तो वहां पर आप उसको देख सकते हो कि कैसे योग कितने बन रहे हैं, कितना बल है योग बनने में। उसके बाद में ही आप विवाह की स्थिति का जो आकलन है वह करें तो ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा स्पष्ट होता है। एक स्थिति और मैं आपको बता देता हूं, यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा।
आगे एक स्थिति और बता देता हूं। जो सप्तम में जो ग्रह बैठा हो, अगर सप्तम भाव है, यहां पर मानकर चलिए यहां पर बैठे हुए हो चंद्रमा, जैसे हम यहां पर चंद्रमा को विराजित कर देते हैं सप्तम भाव में, चंद्रमा हो या सप्तम पर कोई ग्रह दृष्टि डाल रहा हो, या तो यहां चंद्रमा हो या मतलब या तो यहां कोई भी ग्रह हो, शनि हो, चंद्रमा हो, कोई भी ग्रह हो, और यहां गुरु विराजमान हो, और गुरु की दृष्टि कहां पर हो, सप्तम पर हो, 1 2 3 4 5, तो पूर्ण दृष्टि होगी सप्तम पर। तो यहां पर आपको देखना क्या होगा, जो दृष्टि डालने वाला ग्रह है या जो बैठने वाला है, इस ग्रह की जब भी दशा होगी, जब भी दशा आएगी, तब उस व्यक्ति के विवाह की स्थिति बनेगी। तो यहां पर ये आपको समझ में आ गया होगा सूत्र। तो आप भी अपनी कुंडलियों में इन सूत्र को लगाकर देखते रहिए, जिनका विवाह हो चुका है वह भी लगाएं और बताएं कि कितने सूत्र, कौन सा सूत्र आपके लिए सही रहा, आप जरूर कमेंट करके बताएं। आगे देखिए एक सूत्र और है, यदि जो सप्तमेश अगर शुक्र के साथ बैठे हो, अब यहां पर मेष लग्न की में तो सप्तमेश शुक्र ही है, लेकिन मानकर चलिए कर्क लग्न की कुंडली है, वहां पर सप्तमेश हो जाते हैं कौन, शनि हो जाते हैं। तो शनि अगर शुक्र के साथ बैठे हो, अगर कर्क लग्न की कुंडली है तो शनि अगर सप्तमेश के साथ में विराजमान है, तो जब भी साथ बैठे हो तो सप्तमेश की दशा हो, अंतरदशा हो, तो वहां पर विवाह की जो स्थिति है बनती है, विवाह संभव होता है। फिर से सुनिए, जो सप्तमेश अगर शुक्र के साथ बैठे हो तो सप्तमेश की दशा अंतरदशा में विवाह की स्थिति बनती है। अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती, जैसे कि सप्तमेश शुक्र के साथ तो शुक्र ही है, तो ऐसी स्थिति अगर नहीं बनती हो कि सप्तमेश शुक्र के साथ बैठे हो, कोई आवश्यक तो नहीं है कि ऐसी स्थिति बने। यदि यह स्थिति नहीं बने, तो किसी कारण से अगर आपको लगता है कि स्थिति नहीं बन रही है, तो आपको ध्यान किस पर देना है, द्वितीय की जो राशि है, तो द्वितीय को देखना होगा। अब मानकर चलिए यहां पर भी द्वितीय शुक्र हो गए। अब मैं यहां पर दूसरी कुंडली बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, ये मैंने कर्क लग्न की कुंडली बना ली। नववांश मत समझिए अभी, इसको सिर्फ समझाने के लिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए, या तो अब जैसे यहां शनि है, या तो स्थिति ये हो कि शुक्र और शनि एक साथ बैठे हो, तो जब भी शनि की महादशा होगी उस समय पर उस व्यक्ति का विवाह होगा। जब भी दशा होगी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब भी होगी, तो उस समय व्यक्ति की विवाह की संभावना बनेगी। अगर ये स्थिति नहीं बने कि शुक्र और शनि एक साथ विराजमान हो कहीं पर भी, पूरी कुंडली में कहीं पर भी, तो अगर ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति के नहीं बनती है, तो उस स्थिति में हमको देखना होगा कि द्वितीय, अब इसमें द्वितीय कौन हो गए, यहाँ पर सूर्य हो जाते हैं, द्वितीय हो जाते हैं सूर्य। अब सूर्य जिस राशि में बैठे हो, उस राशि के स्वामी की जब भी दशा होगी, अंतरदशा होगी, तो उसमें भी विवाह की स्थिति बनती है। मानकर चलिए शुक्र यहां पर विराजमान हो गए, इसमें सूर्य यहां पर विराजमान हो गए। कौन है ये, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में सूर्य चले गए। अब वृश्चिक राशि में सूर्य के जाने से इसके स्वामी कौन हो गए, वृश्चिक के मंगल। तो मंगल की जब भी महादशा अंतरदशा होगी तब विवाह की स्थिति बनेगी। तो हमको दूसरे भाव से भी हम देखते हैं, क्योंकि कुटुंब है ये, तो कुटुंब से भी हम देख सकते हैं भाई कुटुंब उस बंदे का, व्यक्ति का कब बनेगा, तो यहां से भी हम ये स्थिति देख सकते हैं। और अब तीसरी बात आती है कि अगर यह स्थिति भी नहीं बन पाती है किसी कारण से, तो फिर देखना होगा आपको किससे, कि जो दशमेश है और जो नवमेश है, इनकी दशा और अंतरदशा अगर आएगी तो उसमें भी विवाह की संभावना बनेगी। मानकर चलिए यहां पर दशमेश ये हो गए, नवमेश ये हो गए, तो बृहस्पति की या फिर कुंडली में मंगल की जब भी महादशा अंतरदशा बनेगी तब भी उस व्यक्ति का विवाह होगा। और किसी कारण से फिर मैं बताता हूं कि अगर यह स्थिति भी आपकी कुंडली में नहीं बनती है, इस कुंडली में भी आपको इस स्थिति में भी आपको परेशानी हो रही है, तो फिर जो सप्तमेश है, आपको देखना होगा कि सप्तमेश है, सप्तमेश के साथ में जो ग्रह बैठा हो, सप्तमेश के साथ में जो ग्रह बैठा हो, उस ग्रह
या सप्तम भाव में जो कोई ग्रह बैठा हो, या तो सप्तमेश जिसके ग्रह के साथ में बैठा हो, या जो सप्तम भाव है उस सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हो, तब उनकी दशा अंतरदशा में भी विवाह होता है। जैसे मानकर चलिए कर्क लग्न की कुंडली में सप्तमेश शनि है, शनि के साथ मंगल विराजित हो गए, तो मंगल की दशा महादशा अंतरदशा होगी तो उसमें विवाह होगा। और मानकर चलिए कि जो सप्तम भाव है उसमें आकर जो चंद्रमा है, चंद्रमा बैठ गए, तो चंद्रमा की महादशा अंतरदशा के अंदर भी विवाह के योग बनेंगे। तो ये आपको देख लेना होगा, ये सभी स्थिति आपको अच्छे से देख लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आज मैंने काफी डिटेल में आपको बताया। और भी कुछ सूत्र हैं, और भी सूत्र हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए यहां पर इन सूत्रों को आप लगाइए, इन सूत्रों को आप लगाइए, और निश्चित है कि ये सूत्र आप लगाओगे तो आपको जिनके विवाह हो चुके हैं वह भी लगाएं, ताकि इन सूत्रों की सत्यता स्पष्ट हो सके। एक सूत्र और मैं आपको बताने वाला हूं। शुक्र चंद्रमा, शुक्र को देखिए, चंद्रमा को देखिए, और लग्न से जो सप्तम भाव है उसके अधिपति की को देखिए। देखिए ध्यान से सुनिए, शुक्र को देखिए, चंद्रमा को देखिए, सप्तम भाव के अधिपति को देखिए। इनमें से किसी की भी दशा अगर है तो उस दशा में विवाह की संभावना बनती है, उस दशा में विवाह की संभावना बनती है। देखिए विवाह का जो समय निश्चित करने में आपको बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है। जो नियम बताए गए हैं, ये नियम जो विवाह का समय पड़ता हो, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि अगर विवाह का समय है तब ये नियम काम करेंगे। कोई बचपन में, किसी के बचपन में आप ये नियम लगाओगे तो काम नहीं करेंगे, कोई वृद्धावस्था में है तब ये नियम लगाओगे तब काम नहीं करेंगे। तो हमको जाति, कुल, देश के आधार पर सभी जो नियम चलते हैं वहां पर, उस आधार पर ही नियम लगाने चाहिए। तो यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे जो मैंने आपको देने का प्रयास किया। आशा करता हूं ये सूत्र आपको अच्छे लगे होंगे। बाकी अगर आप और भी कहेंगे कि कुछ और सूत्र भी मैं आपको बताऊं तो मैं और सूत्र दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अपनी कुंडली का जो आपने विश्लेषण किया है उस विश्लेषण में देखिए कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका विवाह कब हुआ था, किस ग्रह की महादशा, दशा, अंतरदशा में हुआ था, और वह आपके जो कुंडली में है उनकी स्थिति क्या है। जो ये सूत्र बताए, ये सूत्र क्या आपकी कुंडली पर सही बैठते हैं या नहीं बैठते। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।